तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कितने सेक्टर्स पे एक्सपोज थे? सो ऑन एवरेज हम ऑलमोस्ट 7 to 8 सेक्टर्स प्लस में एक्सपोज थे। तो चलिए। लास्ट ईयर के कंपटीशन के 2 से 3 ट्रेड अब मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है प्लीज। जी। आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि स्टॉक्स में अल्टीमेटली ऑपरेटर है जो कोशिश करता है कि ऊपरी लेवल पे कमज़ोर दिल वालों को घुसाए ताकि वो निकल पाए? कोई भी ट्रेड में मैं ये ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने 1% से ज़्यादा कैपिटल का ड्रॉ डाउन नहीं करना चाहिए। ओके। उस तरीके से आप कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसको ग्रो कर पाएंगे। फेस टू फेस ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि हमने इंट्रोड्यूस किया यूएस इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप के विनर तन्मय खंडेलवाल को, जो इंदौर से हैं, और उनसे हमने उनके बारे में जाना। वो 24 साल के हैं, उनके छोटे भाई हैं 22 साल के, और दोनों भाई ना कमाल कर रहे हैं। और मैंने एक बात भी कह दी कि अब वो शर्मा जी का बेटा का नाम चेंज करके खंडेलवाल जी का बेटा कर देना चाहिए। तो अगर उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो कमाल बच्चे पैदा किए, फैक्ट्री बहुत अच्छी है। एनीवेज, तो आज की वीडियो के अंदर में सीरियस डिस्कशन, स्ट्रैटेजी का डिस्कशन। सो लेट्स वेलकम अगेन तन्मय। वेलकम बैक। थैंक यू विवेक जी। तो कल आपके बारे में जाना बड़ा मज़ा आया, एक्साइटिंग। मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 ट्विन बॉयज़ हैं एंड डॉटर है। तो कुछ बात मेरे को उनके लिए भी कल आपसे बात करते करते मिल गया। सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन अ बेटर पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स विवेक जी। और मोटिवेट होते रहता हूँ हर मिनट आपके साथ रह के मैं। दैट्स ग्रेट। तो आज चर्चा करते हैं स्ट्रैटेजी, कैसे बड़ा पैसा कमाया जाता है शेयर बाज़ार से। और मुझे पता है कि आपका हम्बलनेस, आपकी यूथ में आप ये बोलना चाहेंगे कि मुझे, मतलब अब डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि मुझे पता था ये आने वाला है। गो फॉर इट, बताइए। अगेन जैसे लास्ट वीडियो में बोला, सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आई एम श्योर काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं हैव बीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉर लॉन्गर देन आई हैव बीन अलाइव। तो मैं बस बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ किसी को एडवाइस नहीं दे रहा। जो भी मैं बोल रहा हूँ बस अपने एक्सपीरियंस और अपने थॉट प्रोसेस को आज शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। वैसे एक बात बता दूं, जितने भी बड़े लोग हैं ना, मतलब आई गेट अ प्रिविलेज टू टॉक टू विजय केडिया जी, रमेश तमानी जी, वल्लभ भाई वगैरह, इतने एविड लर्नर हैं और सबसे ज़्यादा वो यंगस्टर से सीखते हैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि उनको पता है कि यंग लोग जितना लर्निंग कर रहे हैं और जितना दे सकते हैं उतना शायद एक एज के बाद में हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो एवरी वन ऑफ अस आर लर्नर ऑफ मार्केट। डेफिनेटली, थैंक यू। चलिए, प्रेजेंटेशन सामने है दोस्तों। वी आर गोइंग टू यूज़ योर पीपीटी। कुछ बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कशन करने वाले हैं जो ऑलरेडी स्टॉक्स में परफॉर्म किया था आपने, जिसके कारण आप विनर बने, वो भी बात करेंगे। और कुछ 1-2 लाइव केसेस भी डिस्कस करेंगे, डिस्क्लेमर के साथ कि अगर इन्होंने पैसा डाल रखा है तो ये इनका है, कब निकालेंगे इनका है, ये सेबी रजिस्टर नहीं है। तो आप कोई भी किसी भी तरह का काम ना करें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ना हो। बड़ी मुश्किल से इनको लेके आया हूँ और इनसे लर्निंग लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि इनके ऊपर में क्वेश्चन हो। बराबर है? चलिए, राइट। थैंक यू विवेक जी। तो प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट। सो आई थिंक पहले हमारे विजन के साथ चालू करते हैं। सो आई थिंक हमने अपनी जर्नी और बेसिकली हमारा क्या बैकग्राउंड है अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। जी। So once again, I just want to reiterate on our vision. So and why we are doing stocks. Basically हमारा एम है कि हम अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने थोड़ा बहुत अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस गेन किया है, और द फैक्ट दैट इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री एंड मोर फॉरेनर्स वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन इंडिया. Our vision is to create a long only Indian equity focused fund which gives a consistent and superior returns to investors. Okay, that's तो great. ये मेरे और मेरे भाई का विजन है और एम है. एक अनकहा एम ये है that we want to be among the youngest people to start a fund and scale it up to certain levels. Lovely, lovely. So we all are there behind you. आप आगे बढ़े चलो, हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे आपको। थैंक यू। सो हमने खुद की स्ट्रैटेजी बेस्ट बनाई है एंड हमारा एम ये है कि हम जो हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करें विदाउट एक्सेप्शन
एंड हमारे पोर्टफोलियो में जो बेस्ट पॉसिबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करें. Okay. We believe that by doing this we can continuously achieve good returns. Therefore it is important for us to just stick and continue on our strategy. Very good. So I think before I begin, हमने अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी जब फॉर्मुलेट करी फॉर्मली, उसके पहले हमने काफ़ी गलतियाँ करी. सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट 3 गलतियाँ जो हमने करी थी, विच आई थिंक वर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स दैट वी डिड, एंड वी वुड लाइक टू emphasize them first and then go on to how we made a structured strategy. So first thing is कि हम जो चीज़ पे फोकस करते हैं अब वो है रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज वी बिलीव कि अगर आपका जो पैसा है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, उसको खोएंगे तो वापस कमाना उससे ज़्यादा मुश्किल रहता है. सेकंड, जब आपका जो प्रॉफिट रहता है वो तब तक नहीं है जब तक आपका प्रॉफिट आपके जेब में नहीं है. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो प्रॉफिट है वो आप उसको रिटेन करें, एंड तभी आपका कैपिटल अमाउंट, जो आपका कैपिटल बेस है वो कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहेगा. काफ़ी ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स को मार्केट अपना कैपिटल नहीं समझते हैं, तो दे आर ओके गिविंग अवे देयर प्रॉफिट्स, बट आई थिंक रिटेनिंग प्रॉफिट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग प्रॉफिट्स. एक इस पे मतलब बीच बीच में मैं आता रहूँगा, तो इसमें जैसे जो पॉइंट आप बोले कि रिटेन करना चाहिए प्रॉफिट, बट जब मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है तो उस समय कुछ तो लॉस होंगे. सपोज हमने, जिसको हम ड्रॉडाउन भी कहते हैं, कि हमने 10 रुपये से चालू किया और हमने 10 का 50 कर लिया, और क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग उस तरह का ही करते हैं, तो उसके अंदर में आप एग्जिट भी करते हैं, राइट. बट बाय द टाइम वी एग्जिट, थोड़ा तो ड्रॉडाउन आएगा, थोड़ा तो पैसा लगेगा. राइट. रिटेन का मतलब ये रहता है कि कोई भी देखिए, कोई बॉटम नहीं जानता, कोई टॉप नहीं जानता, बट जब आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे you have achieved the profits that you wanted to achieve, or certain targets that you had set in terms of valuation of the company has been achieved, और greedy नहीं होके profits को retain करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. Second thing I think जो important है वो है कि humility होना बहुत ज़रूरी है, because पहले भी जब हमने चालू करा, क्योंकि मार्केट भी अच्छा था, हमारे थोड़े ट्रेड्स अच्छे गए, उससे हमारा ईगो बढ़ गया. ईगो बढ़ने के कारण हमने जो हमारे प्रिंसिपल्स बताए थे उनको फॉलो करना छोड़ दिया, एंड उसके कारण जो भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा गल गया. सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कंसिस्टेंटली आपको हम्बल रहना चाहिए, जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करें. तीसरी बड़ी गलती जो हमने करी, इसकी हमने स्टार्टिंग में लेवरेज का भी काफ़ी यूज़ करा, फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग करी, एंड जब मार्केट ऊपर जाता है तो उससे आपकी लेवरेज के कारण आपका कैपिटल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बट जब नीचे जाता है तो ज़्यादा तेज़ी से घटता है, बिकॉज नॉट ओनली आपको मार्जिन का पेन करना रहता है, बट साथ ही साथ आपको लॉस का भी पेन करना रहता है. तो आई थिंक लेवरेज यूज़ करना अच्छा रहता है, बट तभी करें जब आप अपने ट्रेड के बारे में श्योर हो, अपनी एबिलिटी के बारे में श्योर हो, और आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो कर रहे हैं वो मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिस्टिकली आपके फेवर में वर्क करेगा. मैं आपकी ये सुन रहा हूँ ना, तो मुझे आपके इंदौर के अश्विन भाई की याद आ गई. तो जब हमने डिस्कशन चालू किया था तो इट वाज सो सिमिलर, सोच कितनी सिमिलर थी. उन्होंने यही 3 पॉइंट पे इतना हार पर किया था, और आप भी ये 3 पॉइंट बोल रहे हैं. तो अश्विन भाई आई एम श्योर देख रहे होंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एविड लर्नर है, इतना कुछ आता है ना उनको, फिर भी वो हर वीडियो देखेंगे, हर कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, हर सेशन अटेंड करेंगे एज ए एविड लर्नर. तो अश्विन भाई आप देख रहे होंगे तो आपकी याद आ गई. कंटिन्यू कीजिए. सॉरी, मैं बीच में ना, ये मुझे पता है कई लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप कितना बीच में नॉइज क्रिएट करते हो, बट नहीं, बट अच्छा है ना, तभी डिस्कशन चलता है एंड व्यूअर्स को भी इंटरेस्ट आता है. या सो आई थिंक लाइक दीज आर द 3 मेन थिंग्स दैट वी लर्न. इसके बेसिस पे हमने अपनी इन्वेस्टर साइकोलॉजी मेंटली क्रिएट करी है, एज वेल एज इट हैज़ वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी. सो वंस अगेन इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट अ US इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप, बिकॉज जो भी हम एग्जाम्पल्स देंगे या जो भी हमारे पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे is based on the US Investing Championship. So last year we participated in this competition. We participated in the Money Managers Verified Division, which is the professional part of the competition where different funds from around the world participate, and where other professions have participated in the past, including Wall Street fund managers like Louis Bacon, Paul Tudor Jones. In the 50-year history of the competition,
एंड वो ये कॉम्पिटिशन जीतने के बाद उनको पॉपुलैरिटी मिली है. हमने ये कॉम्पिटिशन में लास्ट ईयर पार्टिसिपेट करा था और हमें और पार्टिसिपेट करने के बाद वी वर लकी इनफ थोड़ा हार्ड वर्क करा टू विन द कॉम्पिटिशन. दिस मेड अस द यंगेस्ट विनर इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिटिशन एज वेल एज द फर्स्ट इंडियन जिनने ये कॉम्पिटिशन में जीत हासिल करी. Lovely. So proud of you. सो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू. हमारे जो लास्ट ईयर रिटर्न्स आए थे, हम थोड़े इंटरनल मार्केट इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. उसके बेसिस पे हमने मार्च में एंट्री करी थी बिकॉज वी फेल्ट मार्च में मार्केट वॉज पिकिंग अप अगेन. एंड आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मंथ में क्रेजी ग्रोथ हुआ है. हमारे रिटर्न्स कंसिस्टेंट हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं. इवन दो मार्केट अगस्त टू अक्टूबर थोड़ा करेक्टिव मोड में था, वी वर स्टिल एबल टू रिटेन आवर रिटर्न्स. अप्रैल में जैसे आपने रिटर्न 12.8 किया, मई में 35, 62, 72. क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर कॉन्फिडेंस का, राइट, कि 5-6 महीने तक लगातार बनाए जा रहे हैं और फिर सितंबर और अक्टूबर के बीच में मैं देख रहा हूँ माइनस रिटर्न है. राइट. तो ये जो माइनस हुआ इसमें ओवर कॉन्फिडेंस का कितना बड़ा रोल था? आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस का रोल थोड़ा लिमिटेड ही था. ओके. बट लाइक आपने पहले भी मेंशन किया, आई थिंक थोड़ा मार्केट के मूवमेंट के बेसिस पे आपको छोटे मोटे ड्रॉ डाउन आ सकते हैं. ओके. बट अगेन हमारा एम ये रहता है कि हम ड्रॉ डाउन को मिनिमाइज करें एंड मिनिमम पे रखें. तो जब ये फॉल आया था जैसे 92 से 82 हुआ, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न है, राइट? राइट. इसका मतलब 10% ऊपर से नीचे रिटर्न कर गया, विच इज़ मतलब मोर देन 12% ड्रॉ डाउन फ्रॉम द पीक, राइट? राइट. तो उस समय क्या आपने पोजीशन पूरा ज़ीरो कर दिया था? वेरी ऑनेस्टली हमारी पोजीशंस की जो साइजिंग है, इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कीप बाइंग एंड सेलिंग कंटिन्यूसली. ओके. सो हमने पोजीशन ज़ीरो तो नहीं करी, बट डेफिनेटली बिकॉज पोर्टफोलियो वेंट डाउन बाय अराउंड 5.25% फॉर द मंथ. ओके. हमने न्यू बाइंग बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स दैट वी यूज़ नहीं करी थी. ओके. और जो पुराने थे उसमें से कुछ स्क्वायर अप किया आपने? कुछ हल्का किया पोजीशन? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बेस्ड ऑन एग्जिट क्राइटेरिया जो आई थी, हमने उसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी थी. तो आप जब कुछ भी स्क्वायर अप करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक करते हैं कि ओवरऑल सारे स्टॉक्स में एक साथ ही आप बुक कर लेते हैं सब? हमारी स्ट्रैटेजी ओवरऑल बॉटम अप अप्रोच है. इट्स कम्प्लीटली स्टॉक स्पेसिफिक. तो अगर एग्जिट करेंगे तो एक स्टॉक में पूरा एग्जिट कर जाएंगे? हाँ. ऐसा नहीं है कि पार्शियल एग्जिट करेंगे स्टॉक में, बिकॉज एंट्री तो आई एम श्योर आप स्टैगर्ड करते होंगे. राइट. राइट. सो बट एग्जिट एक बार में कर लेते हैं या एग्जिट में भी आप स्टैगर्ड करते हैं? एग्जिट इज ऑल्सो स्टैगर्ड. एग्जिट इज ऑल्सो स्टैगर्ड. ठीक है. तो ये जो फॉल जब आया था तो इसके अंदर में मैं थोड़ा इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट मेरे फॉलो ऑन क्वेश्चंस काफ़ी डिपेंड करेंगे इस पे. तो हर मंथ एग्जिट्स भी आ रहे थे या वो सितंबर अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा एग्जिट्स आए? सो वेरी ऑनेस्टली सितंबर अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा एग्जिट्स आए. ठीक है. ओके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो INR रिटर्न्स 130% प्लस थे. USD में जब करा तो 129% आए. बराबर. जैसे पहले प्रेजेंटेशन में भी पॉइंट आउट करा, 10 महीने हमने कंसिडर करें पार्टिसिपेशन के. अक्टूबर में 5.25% हमारा पोर्टफोलियो लेवल पे ड्रॉ डाउन हुआ था. पूरे कंपटीशन का एक ही मंथ में नेगेटिव रिटर्न था, अक्टूबर में था. उसमें हमने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म भी करा. बाकी सब महीने आउट परफॉर्म करा है. हमारा बैटिंग एवरेज 90% पे आता है. ओके. ये बस थोड़े हमारे पोर्टफोलियो डिटेल्स हैं. आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे गिव एन आइडिया कि हमारे रिटर्न्स एक स्टॉक के बढ़ने के कारण नहीं हुआ है, बट बिकॉज हमारे पोर्टफोलियो में क्यूमुलेटिवली जो स्टॉक्स थे सब ने अच्छा परफॉर्म करा, इसलिए हमारा पोर्टफोलियो का ग्रोथ हुआ. आप अगर हमारे स्टैटिस्टिक्स को और डिटेल में आप देखें तो हमारा बीटा 0.9 था. एक एक करके चलते हैं. ये बहुत अच्छा स्लाइड है. आई वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम है बिकॉज इससे ना कॉन्सेप्ट्स लोगों के बहुत क्लियर होंगे. राइट. तो सबसे पहले अपने अल्फा कॉन्सेप्ट क्या अल्फा ये बता दीजिए और 26.8 का मतलब क्या है ये बता दीजिए. राइट. सो अल्फा का मतलब ये रहता है, ओके, पहली चीज़ ये सब जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं हमने खुद कैलकुलेट नहीं करे. ओके. हमारा जो ब्रोकर है ICICI डायरेक्ट, उन्होंने उनके पोर्टल पे जो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होते हैं, ओके, ऑफिशियल कैलकुलेशन है, ओके, उसी के थ्रू हमने दे रखा है. ओके. ओके. अल्फ़ा का मतलब ये रहता है कि कंपेयर टू बेंचमार्क इंडाइसेस आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज ग्रोथ रहा है विच दे आर कंपेयरिंग टू.
और इसमें बेंचमार्क क्या पकड़ा हुआ है? अब आई थिंक वो अपने कैलकुलेशन में निफ्टी 50 का यूज़ करते हैं. निफ्टी 50, ओके. हाँ. बट दैट्स नॉट द राइट? I think Nifty 500 would be the right benchmark. Better benchmark, yeah. Because all of our stocks belong to Nifty 500 index. Nifty 500, majorly. okay, sure. So अल्फा का मतलब ये रहता है कि आपका पोर्टफोलियो कंपेयर टू इंडेक्स कितने परसेंट से बढ़ा है. अब ये 26.8 दिखाता है क्योंकि हमने थोड़े स्टॉक से ऑफकोर्स बुक आउट करा था, नए स्टॉक्स लिए थे. तो इट शोज़ कि एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट हाउ मच इज़ योर पोर्टफोलियो आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स. जी. सेकेंड पे अगर जाऊँ मैं बीटा का मतलब रहता है कि आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट के कंपैरिजन में. तो आप देख सकते हैं हमारा रिटर्न ऑलमोस्ट इंडेक्स के मल्टीपल्स ऑफ टाइम्स में था. उसके बाद भी हमारे पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी 0.90 थी. मतलब इंडेक्स से भी कम वॉलेटिलिटी पे हमने पोर्टफोलियो को मेंटेन करा. ये 1 के नीचे रहना बहुत अच्छी बात है. हाँ. सो आई थिंक वी वर लकी इनफ Yeah. बिकॉज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन. तीसरी चीज़ जो शार्प दी हुई है, शार्प बेसिकली इज़ अ मेजर ऑफ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है. मतलब अगर आप 1 रुपये अगर रिस्क कर रहे हैं तो आप उसके लिए कितने रुपए कमा रहे हैं. ओके. तो हमने 2.63 का मतलब है फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ रिस्क दैट वी वर टेकिंग वी हैड अ चांस टू टेक 2.63 ऑफ प्रॉफिट. अच्छा. जनरली ज़्यादातर फंड्स का शार्प रेशियो 1.1 to 1.3 के बीच में होता है. एंड लेस देन 1% ऑफ फंड्स वर्ल्ड वाइड हैव अ शार्प रेशियो दैट्स ग्रेटर देन 1.8. वाह. सो आई थिंक इस लेवल का शार्प रेशियो शोज़ कि आवर पोर्टफोलियो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बैकिंग बिहाइंड इट. आप हमारा प्राइस टू बुक भी देख सकते हैं. गिवन द वे द मार्केट वॉज रनिंग अप एट दैट टाइम थोड़ा रीजनेबली है. प्राइस टू अर्निंग्स इज ऑल्सो स्लाइटली ऑन द हायर साइड बट more reasonable compared to the earnings growth that our stocks were giving. Can I make an assumption कि जो स्टॉक्स में आपने काम किया है वो जनरली हाई ग्रोथ हाई मोमेंटम स्टॉक्स थे, इसीलिए ये हाई पी था ओवरऑल पोर्टफोलियो का? Right. बिकॉज बड़ा मूवमेंट तो उन्हीं स्टॉक्स में मिलता है. Right. 100%. एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक्स 25 है. तो ये हाई कितना था और लो कितना था? So हमने 20 to 30 stocks के बीच में मेंटेन करा था. यू थिंक दैट्स एन आइडियल नंबर? So आई थिंक अगेन मार्केट में कमाने के 100 तरीके होते हैं. हाँ. कई लोग एक शेयर में भी इन्वेस्ट करके 10 गुना कर लेते हैं. बराबर. उनके लिए वो अच्छा है. बट हमें लगा कि हम जो पोजीशन साइजिंग कर रहे हैं और चूंकि हम कोई भी स्टॉक में कभी 7% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे. अच्छा. ओके. आई थिंक फॉर अस 20 to 30 वाज आइडियल नंबर. ओके, गॉट इट. ये कॉन्शियस कॉल था 7%. ये डेटा कहाँ से, मतलब ये अपने इंटरनल पॉलिसी बनाया कि 7% ज़्यादा नहीं करूँगा? सो बेसिकली हमारा इंटरनल पॉलिसी है. ओके. एंड बिकॉज हमने जैसे एक बोला हमारे लिए कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. तो हमने ये कैलकुलेट करा कि अगर 7% एक स्टॉक में एलोकेट करेंगे और उसमें फॉर एग्जांपल 8% का ड्रॉ डाउन है जिस पे हम एवरेज में वी वांट टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक, तो हमारा ओनली एक सर्टेन परसेंटेज लेवल तक लॉस होगा. सो फ्रॉम अ कैपिटल प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव. और ये 7% मार्क टू मार्केट है, मतलब वैल्यू एज ऑन टुडे, कॉस्ट नहीं है, राइट? नहीं 7% एट कॉस्ट. एट कॉस्ट है. एट कॉस्ट. बट वो स्टॉक 15% भी तो हो सकता है ओवरऑल पोर्टफोलियो का बढ़ गया तो. हो सकता है. यू आर ओके विद दैट? वी आर ओके विद दैट. ओके. तो से आपका पोर्टफोलियो का साइज अभी 100 है, तो अगर किसी भी स्टॉक में मैं अभी पैसा डालूंगा तो मैं 7 से ज़्यादा नहीं डालूंगा. ऑल्दो मैं अभी तुरंत 7 तो डालूंगा नहीं, मैं प्रॉब्ली 1.5 डालूंगा, 2 डालूंगा, स्टैगर्ड वेट में डालूंगा, राइट? हम जनरली 2 ट्रांचेस में बाय करते हैं. ओके. एंड जनरली हम प्रेफर करते हैं कि 3 से 4% पहले ट्रांच में एलोकेट करें, 3 से 4% दूसरे ट्रांच में एलोकेट करें. ओके. एंड बिकॉज हमें थोड़ा सेक्टर पे भी डाइवर्सिफाइड रहना था, बिकॉज ज़्यादातर सेक्टर्स के स्टॉक्स एक ही साथ मूव करते हैं. तो हमने यहाँ भी 30% पे एक पोर्टफोलियो कैप रखा था. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कितने सेक्टर्स पे एक्सपोज थे? सो ऑन एवरेज हम ऑलमोस्ट 7 to 8 सेक्टर्स प्लस में एक्सपोज थे. मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिसमें 30% होगा फिर? वेरी ऑनेस्टली आई थिंक हाईएस्ट हम एक सेक्टर में जो गए थ्रू द ईयर 24% तक गए थे. या फेयर इनफ. ठीक है, गुड डेटा. सो आई थिंक इससे हमारा जो आइडिया ये था दिखाने के लिए कि हमारा क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो क्या था. एंड हमारे रिजल्ट एक स्टॉक या 2 स्टॉक या 5 स्टॉक के परफॉर्मेंस से नहीं बट ओवरऑल पोर्टफोलियो के अच्छे परफॉर्मेंस से आए हैं. दैट्स वेरी नाइस. एकदम आइडियल है ये, जैसे शर्मा जी का लड़का. सो नाउ आई वांट टू गिव सम ओवरव्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट थीसिस. ओके. जिसको हमने एक ईजी तरीके में कॉन्डेंसेट करा है, नोन एज बेस्ट.
बेस्ट बिकॉज हमें लगा बोलने में ईजी है, किसी को समझाना है तो कैची है, एंड इट्स ईजियर फॉर अस टू फॉलो एज वेल. सही है एकदम. आई थिंक कोई भी स्ट्रैटेजी ईजी होनी चाहिए ताकि ईजिली फॉलो हो पाए. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो खुद फॉलो करने में मुश्किल आ सकती है. सो व्हाट डज बेस्ट स्टैंड फॉर? तो पहला वर्ड है बी, विच मीन्स बिग पोटेंशियल. तो हम दो तरीके की कंपनियों को देखते हैं, आइदर एक बड़े मार्केट में छोटी कंपनी है, या फिर ऐसी कंपनी जो एक छोटे मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है. अगर छोटी कंपनी बड़े मार्केट में है तो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करके बड़ी कंपनी बन सकती है. अगर बड़ी कंपनी छोटे मार्केट में जो बढ़ रहा है, नीश मार्केट प्लेयर है, तो जो भी एडिशनल बिजनेस उस सेगमेंट में होगा वो उस कंपनी को आएगा. तो आई थिंक ये चीज़ ज़रूरी है, इससे कंपनी का मोट इस्टेब्लिश होता है, जिसी के कारण कंपनी अपना फ्यूचर पोटेंशियल ग्रो कर सकती है. ऑन दिस वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, अर्निंग्स, विच इज़ ऑल्सो द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट in our thesis. कंपनी के शेयर प्राइस तभी बढ़ेंगे जब उसका प्रॉफिट या रेवेन्यू एक हायर रेट जिससे पहले ग्रो हो रहा था उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी. अगर कोई कंपनी 20% से बढ़ रही थी और अगले साल से उसका प्रॉफिट 30% से बढ़ना चालू हो जाएगा तो उसका शेयर प्राइस का ग्रोथ एकदम से एक्सेलरेट हो जाएगा. अब हमने सोचा कि अगर कोई कंपनी के प्रॉफिट या ग्रोथ होना है तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू दैट प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ. एंड हमने 5 से 6 फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे विच वी लुक फॉर. वन इज़ इंक्रीज कैपेसिटी, सेकेंड इज़ न्यू प्रोडक्ट, थर्ड इज़ कि अगर कोई मैनेजमेंट चेंज हुआ या मैनेजमेंट ने कोई नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है, फोर्थ इज़ कि इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग पैरामीटर्स बेटर हुए. फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपना सेल्स नेटवर्क बड़ा करा, उनने फॉरेन में सब्सिडी एक्वायर करी ताकि उनका बिजनेस इंक्रीज हो, एक्सेट्रा. मैक्रो कंडीशंस इंप्रूव हुई, जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस डिक्रीज हो गई, या कॉफ़ी में फॉर एग्जांपल थोड़े सर्टेन कंट्रीज़ में उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया था, सो इंडियन प्रोड्यूसर्स को डू बेटर. अगर एक मैक्रो हो, एंड ओवरऑल कई बार अगर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो उसमें जो भी कंपनीज हैं छोटी बड़ी सभी अच्छा करती हैं. जैसे चाइना प्लस हुआ तो केमिकल अच्छा हो गया, यूरो प्लस हुआ. राइट. करेक्ट. तो अब जैसे इसमें एग्जांपल्स, आई थिंक अगर ये कोई फैक्टर्स कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अच्छी तरह पढ़े, कोई भी आखिरी 2-3 ट्रांसक्रिप्ट अच्छी तरह पढ़े, कंपनी के प्रेजेंटेशंस देखें, तो दे वुड ईजिली बी एबल टू सी कि मतलब ये क्या फैक्टर्स हैं. अब आई वुड लाइक टू कम टू चौथा पॉइंट, ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट. आई थिंक क्योंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास एक्सेप्ट मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं. तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कोई भी कंपनी में आज इन्वेस्ट करें तो मैनेजमेंट शुड बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रूथफुल about whatever information they are giving out and whatever work the company is doing. And I feel the only way to know about a company is अगर con calls हो, presentations हो, management के interviews हो, and management ने पहले जो promise करा है उस पर deliver करा. I think इंडिया में this is an important point. बाहर के मार्केट्स में लोग यूज़ नहीं करते, बट आई थिंक इंडिया में दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर, बिकॉज अच्छा मैनेजमेंट ही कंपनी को ग्रो करने का सोचता है, एंड तभी आपकी उसकी शेयर प्राइस ग्रो होगी, तभी एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें प्रॉफिट होगा. लास्ट पॉइंट, इतनी सारी कंपनी मैनेजमेंट मीट करती है, कॉन कॉल करती है, तो आप कितनी कंपनी का कॉन कॉल सुन लोगे? सो आई थिंक जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है इज समथिंग जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में करा है. अच्छा, ठीक है. सो आई थिंक वंस वी गेट टू दैट इट विल बी ईजियर टू सी कि हम किस तरीके से वैल्यूएट करते हैं. अब लास्ट थिंग वी लुक फॉर इज एक टेक्निकल इंडिकेटर है विच इज़ हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ, बिकॉज वी बिलीव कि पहले हमने जो 3 चीज़ बताई बी, ई और टी, इससे इजीली आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं. बट एक कंपनी जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नॉट नेसेसरी है कि उसकी शेयर प्राइस आज ऊपर बढ़े. आपका पैसा अगर ऐसी कोई कंपनी में लगा हो जिसकी हर चीज़ अच्छी है बट शेयर प्राइस नहीं बढ़ रही, तो दैट इज़ नॉट अ गुड रिटर्न ऑन कैपिटल दैट यू आर क्रिएटिंग. तो ये ज़रूरी है कि आप सही मौके पे कंपनी में एंटर भी करें और सही मौके में कंपनी पे एग्जिट भी करें. तो हमने खुद का एक स्ट्रेंथ, एक टेक्निकल स्कोर है जो हम खुद कंप्यूट करते हैं. स्टॉक के अलग अलग टेक्निकल फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, इंडस्ट्री मूवमेंट के अलग अलग फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, और उससे हम एक स्कोर क्रिएट करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम जो देखते हैं इज समथिंग दैट्स नोन एज हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ.
मतलब वो स्टॉक और वो सेक्टर की प्राइस मूवमेंट का क्या स्ट्रेंथ है कंपेयर टू द मार्केट एट लार्ज. लवली लवली. मुझे खुदगुदी हो रही है ये देख के स्लाइड. So सिमिलर I थॉट think प्रोसेस. this sums up our investment process. या And I think this is the most important slide in the whole presentation. करेक्ट. एक मिनट दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि ये आराम से बोलते हैं, पीसफुल है ना, क्योंकि आराम से बोलते हैं पीसफुल वाले लोग. तो अगर आपको लग रहा हो कि आपको थोड़ा फास्ट जाना है तो मैं इनको तो फास्ट जाने बोलूँगा नहीं, राइट. आप 1.25 कर लीजिए ये वीडियो को, तो आप खुद फास्ट जा पाएंगे. ठीक है, चलिए आप अपने पेस से जाइए, आप हड़बड़ी मत करिए. हाँ, और ख़त्म करने का हड़बड़ी एकदम मत करिए, बिकॉज फेस टू फेस के लर्नर्स को आदत है लंबे वीडियोज़ देखने का, तो डोंट वरी. चलिए सर. थैंक यू. सो आई थिंक एक बार हमने प्रोसेस तो बता दी, हम किस तरीके से स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं. बट मार्केट में आज हज़ारों स्टॉक है, हर स्टॉक के बारे में कोई जान नहीं सकता, हर स्टॉक को कोई देख नहीं सकता. तो नॉट ओनली स्टॉक को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं वो ज़रूरी है, बट हम वो सिलेक्शन करने वाले स्टॉक्स तक कैसे पहुंचते हैं वो जानना भी ज़रूरी है. तो हमारे इसमें 5 स्टेप हम प्रोसेस समझते हैं. पहला है सोर्सिंग. हमने थोड़े खुद के सोर्सिंग स्क्रीन्स बनाए हैं. उसमें हम थोड़े ICICI के API बेस्ड टूल भी यूज़ करते हैं, उसके साथ हम मार्केट स्मिथ का भी यूज़ करते हैं. इसके लिए आप स्टॉकेज या ट्रेंड लाइन जैसे अलग अलग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं. इसके थ्रू आप अपने हिसाब से हम सर्टेन पैरामीटर सेट करते हैं जिससे हमारे स्टॉक्स फ़िल्टर होके आते हैं. ओके. सेकंड, जब ये स्टॉक्स फ़िल्टर होके एक लिस्ट में आते हैं, इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, जो हमारे इंटरनल पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक हैं. जो स्टॉक्स हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फर्दर रिसर्च करने के लिए ठीक लगते हैं, हम उन पे उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं. ओके. थर्ड स्टेप पे आते हैं रिसर्च स्टेप पे. अब रिसर्च स्टेप में हम हमारा जो हमने बेस्ट पैरामीटर बताए, इसके बेसिस पे हम अपनी इंटरनल शीट्स भरते हैं जिसमें हम कंपनी के जो अलग अलग डिस्क्लोजर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको रीड करते हैं, उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, सर्टेन फाइनेंशियल चेकलिस्ट हम यूज़ करते हैं, थोड़े इंडस्ट्री के बारे में बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और अपने बेस्ट के हिसाब से उसको फिट करते हैं. जब एक बार एक स्टॉक फिट हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्टॉक को बेस्ट के हिसाब से रिसर्च करा है, तो मैं अपने भाई और अपने पेरेंट्स के थ्रू एक बार रन थ्रू करता हूँ. ओके. अगर उनको लगता है कि इफ़ देयर इज़ समथिंग जो मैंने मिस आउट करा है या मैंने रिसर्च करने में इनफ एफर्ट नहीं करी है क्योंकि मैंने सर्टेन चेकलिस्ट पॉइंट्स नहीं भरे, तो दे वुड टेल मी टू कंप्लीट माई रिसर्च. ओके. बट बेस्ड ऑन दिस रिसर्च वी टेक अ डिसीजन टू एंटर अ स्टॉक इनटू अवर बाइंग वॉच लिस्ट. एक बार स्टॉक हमारी बाइंग वॉच लिस्ट में आ जाता है, हम उसको जो हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया हमने बताया था वो और थोड़े टेक्निकल पैरामीटर्स से हम उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं. Okay. और जब वो हमारे क्राइटेरिया में फिट हो जाता है तब हम वो स्टॉक को एंटर कर लेते हैं. Okay. कॉन्स्टेंटली डेली लेवल पे हम स्टॉक्स को वेरियस चीज़ों जैसे व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सम मूविंग एवरेजेस, व्हेन इज़ द अर्निंग्स कमिंग अप, अलग अलग कंपनीज़ के मैनेजमेंट ने क्या चीज़ें गिव आउट करी हैं, व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट एक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस, हम डेली बेसिस पे मैनेज करते हैं. एंड उसके बेसिस पे वी टेक अ डिसीजन टू बुक प्रॉफिट्स, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट अ स्टॉक बेस्ड ऑन द वेरियस चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन अ डेली बेसिस. Sure. तो दिस इज़ बेसिकली आवर इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिंग प्रोसेस. तो इसमें टिपिकली एक स्टॉक आइडेंटिफाई करने में और उसमें ट्रेड करने में कितने दिन का जर्नी है? राइट. तो हम हर वीक सोर्सिंग और आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनर्स रन करते हैं हर वीकेंड पे. बेसिकली क्योंकि हर वीक टू वीक कोई स्टॉक के फंडामेंटल्स तो बहुत ज़्यादा चेंज होते नहीं हैं, ओनली अर्निंग्स के टाइम पे रियली चेंज होते हैं. तो दैट इज़ व्हेन वी गेट मोस्ट ऑफ आवर न्यू आइडियाज़. एक स्टॉक रिसर्च करने में हमें मतलब अब थोड़ा कम टाइम लगता है. हम विद इन अ डे वी कैन रिसर्च अ स्टॉक, बिकॉज जनरली अब हमें, क्योंकि हमने हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स को रिसर्च करा, हमें पता है कि कहाँ पे क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द थिंग्स टू लुक फॉर. एंड क्योंकि हमें रीडिंग की आदत है, वी आर एबल टू ईजिली सी एंड कोलेट इन्फॉर्मेशन. सो अब इसके बाद जब स्टॉक हमारी बाइंग वॉच लिस्ट में आ जाता है,
नाउ बाइंग कैन बी एनी टाइम, अगर वो तब टेक्निकल क्राइटेरिया जो हमारे मीट कर रहा है तो हम उसको बाय कर लें, और अगर 1 महीने बाद मीट करेगा उसको तब बाय कर लेंगे. सो उसमें फिर कोई स्पेसिफिक टाइम या प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है. समझ गया. तो ये जो पार्ट है जहाँ पर आप बिजनेस प्रोस्पेक्ट, मैनेजमेंट और ये सब को एनालाइज करते हैं, तो इसके लिए तो आपको रिसर्च टीम भी चाहिए. अभी करेंटली हमारे पास कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं है. अच्छा. हाँ. तो बस सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं? सो आई थिंक सेक्टर की एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जैसे आपको बताया हम बिजनेस के बारे में काफ़ी टाइम से समझ रहे हैं, एंड आई थिंक देर आर इनफ ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सेक्टर्स वर्क. बट एक इंडिविजुअल तो एक लिमिटेड ही समझ पाएगा, राइट? सो आई थिंक दैट क्योंकि हमारी प्रोसेस ऐसी है कि हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, नॉट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके. आर आइडिया इज टू सिस्टमाइज द प्रोसेस ताकि वी कैन टेक मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स, देन डीपली गो इनटू अ फ्यू ट्रेड्स. हाँ, तो जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना आपको हर स्टॉक को स्टडी करना होगा ना. तो आपके पूरे यूनिवर्स में आज तक आपने 100 स्टॉक तो स्टडी किया ही होगा, राइट? मच मोर देन दैट. मच मोर देन दैट. एक इंडिविजुअल आदमी 100, 150, 200 स्टॉक्स कैसे स्टडी कर सकता है? टाइम भी तो लगता है. सो वेरी ऑनेस्टली हमारा जो सोर्सिंग और आइडेंटिफिकेशन है, हाँ, उसके थ्रू जो स्टॉक्स छट के आते हैं, हाँ, वो बहुत ही मिनिमम स्टॉक्स ही अच्छा होके आते हैं. एंड व्हेन वी पर्सनली लुक थ्रू देम वी अंडरस्टैंड बेटर कि कौन से स्टॉक्स वी हैव टू शॉर्टलिस्ट फॉर फर्दर रिसर्च. तो अगर मुझे वेटेजेस देना है हर स्टेप को, राइट, तो आप कितना वेटेज किस स्टेप को देंगे? 100% भी इन द टोटल? ओके. सो इंक्लूडिंग आवर डेली मॉनिटरिंग जो लास्ट स्टेप है, yes. so I would say that around 10% is sourcing. Okay. I think around 25% is identification. Okay. I think around 25% is research. Okay. Execution को मैं 0 दूंगा because it's only a mechanical process. And I think the rest of the credit would go to keeping a close watch. बाबा. सबसे बड़ा इसको मैंने दिया है because like I said, अच्छा स्टॉक सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट सही समय पे उसको मॉनिटर करके एग्जिट करना भी ज़रूरी रहता है. बट आपने मोमेंटम स्कोर वाला स्टेज को ज़्यादा 0 वेटेज दिया है. उसका रीज़न ये है कि हमारा उस पर डेली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. हाँ. बिकॉज वो डेली सर्टेन पैरामीटर्स पे कंप्यूट होता है. बट आपका डिसीजन मेकिंग में उसका रोल है ना. हाँ, अगर डिसीजन मेकिंग से बोलेंगे हाँ, तो मे बी आई थिंक दैट इज एज मच एज एन इक्वल वेटेज एज रिसर्च और आइडेंटिफिकेशन. विच इज 25%. राइट. समझ गया. गॉट इट. तो इसके पहले आपने बताया था आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट का, अभी आप बता रहे डिसीजन मेकिंग के रूप में. तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ has equal weightage, most critical. Right. Sourcing is only Right. 10%, and then I think execution comes to around 15% also. Fair enough. समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. राइट. सो आई थिंक हमने रीजंस टू बाय और किस तरीके से बाइंग हम स्टॉक्स को छाटते हैं वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है. बट आई थिंक इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देनी चाहिए वो है कि रीजंस व्हाई डू वी एग्जिट अ स्टॉक. तो नाउ इसमें हम कैसे इनिशियल लेवल पे हमारे लॉसेस रिड्यूस करते हैं स्टॉक खरीदने में. सेकंड, व्हाट आर द फंडामेंटल एंड टेक्निकल रीजंस ड्यू टू विच वी एग्जिट अ स्टॉक. तो पहली चीज़ें हम जनरली प्रेफर करते हैं कि हम 2 ट्रांचेस में बाय करें, और फर्स्ट बाय के 8% के एवरेज में हम स्टॉक को एग्जिट कर देते हैं. जनरली हम 50% क्वांटिटी फर्स्ट ट्रांच में लेते हैं, 50% क्वांटिटी सेकंड ट्रांच में लेते हैं, एंड सेकंड ट्रांच इज 5% अबव द फर्स्ट बाय. सो फर्स्ट बाय से हम 8%, 50% क्वांटिटी को 8% पे बेच देते हैं. अगर वो 8% नीचे जाता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. सेकंड बाय से हम अगेन 8% पे बेच देते हैं पूरी क्वांटिटी को, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. बिकॉज वी बिलीव कि हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे. और अगर स्टॉक का सही तरीके से ब्रेकआउट नहीं हुआ या मूवमेंट नहीं हुआ एज वी टेक इट, देन इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक. और इनिशियल कैपिटल कैसे डिफाइन करते हैं कि इस स्टॉक में मेरे को इतना डालना है, या सब स्टॉक में सेम ही सोच के रखते हैं? सो सर्टेन टाइम्स अगर स्टॉक की जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, सो वी समटाइम्स रिड्यूस. अच्छा. बट अगर एक लार्ज कैप स्टॉक में कर रहे हैं जहाँ देयर इज इनफ वॉल्यूम, हाँ, वी गो टू मैक्सिमम 7%. और आपका स्टॉक यूनिवर्स इज NSE 500? हाँ, मेजरली हमारे स्टॉक्स निफ्टी 500 के पार्ट है. उसी के पास. ओके, ठीक है. ये 8% फ्रॉम फर्स्ट बाय का क्या लॉजिक है? 8% का क्या लॉजिक है? सो
ये चीज़ हमने जो एक विलियम ओ'नील करके ऑथर है और मार्क मिनर्विनी है, विलियम ओ'नील की कैंसलिंग प्रोसेस को हमने चेंज करके हमारी बेस्ट प्रोसेस डेवलप करी है. अच्छा. इंडियन मार्केट से उस प्रोसेस को सूट करा है और हमारे टेम्परामेंट से सूट करा है. ओके. जनरली उसमें 7 से 8% पे आपको अपने लॉसेस कट करने चाहिए एंड हमने वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करी है. बट यार एक बात बता, मतलब टॉप 50 स्टॉक्स में वोलेटिलिटी और लास्ट 50 स्टॉक्स में वोलेटिलिटी का प्रोफाइल ही बहुत डिफरेंट है. आई एग्री. तो लास्ट 50 वाले में 8% तो हो सकता है कल ही हिट कर जाए. सो मैं आपको अगर बाद में चार्ट्स भी दिखाऊंगा. हाँ. तो जनरली जो बहुत बड़े स्टॉक्स रहते हैं उसमें ये फॉलो करना बहुत ईजी रहता है. हाँ. बट जब छोटे स्टॉक्स होते हैं एंड गिवन द क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं, हमारे लिए ये चीज़ एग्जैक्टली फॉलो करना थोड़ा मुश्किल रहता है. बिकॉज वी हैव टू स्टैगर बाय ओवर मल्टीपल डेज, या फिर एक रेंज में बाय करना पड़ता है, फिर एकदम से स्टॉक जंप हो जाता है, सो देन वी हैव टू बाय. बट बिकॉज मैं शो पे हूँ और मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारा आइडियल क्या है. ओके. तो आइडियली आई वुड वांट टू फॉलो दिस. ओके. बट यू एग्री कि कुछ स्टॉक्स होंगे जहां पर आप 8% को प्रॉब्ली 12% करना चाहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल एसोसिएटेड विद दैट स्टॉक. सो आई थिंक हम 8% से नीचे तो नहीं जाते, बट कई बार अगर सेल करते करते 10% तक भी जा सकते हैं. बट इट्स आवर इंटेंशन टू एग्जिट एट 8%. ठीक है, मतलब ठीक है, इट इज़ नॉट अ एल्गोरिज्म कि 8 हुआ तो बस निकल ही जाना है. आई थिंक अगर मार्केट ऑर्डर से सेल होगा तो मेरे को काफ़ी लॉस हो सकता है. या तो आपको बिड डाल के ही निकालना पड़ेगा. हाँ. तो बिड डालते डालते 8 का 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी है. right. बराबर है. ठीक है. सो दिस इज़ द स्टॉप लॉस दैट वी यूज़. एग्जिट करने के लिए 2 कारण होते हैं. एक फंडामेंटल रीज़न रहता है, एक टेक्निकल रीज़न रहता है. क्योंकि हमारी प्रोसेस आपको बेस्ट बताया और उसमें अर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारा फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस है. तो देयर आर 3 रीजन्स टू विच वी वुड एग्जिट. फंडामेंटल रीजन्स वी वुड एग्जिट. नंबर 1, अगर एक स्टॉक ने क्वार्टरली रिजल्ट दिया जो हमारे एक्सपेक्टेशन या उसने पास में जो गाइडेंस दी उससे कम आया. नंबर 2, अगर कोई स्टॉक में कोई फंडामेंटल रीज़न से ख़रीदा, जैसे ये स्टॉक की इनपुट कमोडिटी प्राइस रिड्यूस हो रही है, बट अब वो फंडामेंटल रीज़न इज़ नो लॉन्गर ट्रू, देन ऑल्सो वी वुड लाइक टू एग्जिट द स्टॉक. थर्ड रीज़न इज़ दैट अगर हमें लगता है कि कोई स्टॉक की वैल्यूएशन उसके गाइडेंस से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे एक स्टॉक 30% पे ग्रो कर रहा था, उसका P 30 था और तब हमने उसको एंटर करा, बट अब उसके ग्रोथ अभी भी 30% पे मेंटेन्ड है, बट P हैज़ री-रेटेड टू 70 और 80 P. आई थिंक इट्स गुड टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल एंड बुक योर प्रॉफिट्स. ओके. सेकेंड पार्ट है इसका थोड़ा टेक्निकल. फर्स्ट इज स्टॉक इज शोइंग साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ रही बट कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम्स होती जा रही हैं. अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कोई क्वार्टरली अपडेट में काफ़ी रिड्यूस हो गई है, शोज़ की स्टॉक इज़ नो लॉन्गर हेल्ड बाय और इज बीइंग अक्यूमुलेटेड बाय लार्जर इंस्टीट्यूशंस. मतलब अब चांस है कि स्टॉक प्राइस ब्रेक हो सकती है. ओके. सेकेंड इज वी बिलीव कि अगर मेजर सेलिंग आती है या मेजर इंस्टीट्यूशन एग्जिट करता है, तभी कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल स्टार्ट पे ब्रेक करेगा. बरोबर है. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वी लुक फॉर. इसके लिए हमारे पास डेली बेसिस पे स्टॉक के इंपॉर्टेंट टेक्निकल, मतलब डेली या वीकली टेक्निकल लेवल्स हमारे ऑफिस में कंप्यूट होते हैं, डेली लेवल पे होते हैं. ओके. सेम वे डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमने थोड़े टेक्निकल पैरामीटर्स यूज़ करते हैं. ओके. थर्ड थिंग आई थिंक सबसे ज़रूरी रहती है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कुछ अगर जाए तो नो क्वेश्चंस आस्क, उसको डेफिनेटली पेज देना चाहिए, बिकॉज दैट सिग्निफाइज अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड. देन ओके. आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि स्टॉक्स में अल्टीमेटली ऑपरेटर है जो कोशिश करता है कि ऊपरी लेवल पे कमज़ोर दिल वालों को घुसाए ताकि वो निकल पाए? सो आई थिंक आज की दुनिया में कोई ऑपरेटर तो शायद नहीं होते हैं. ऑफकोर्स मेरे को आपसे कम एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा, बट आई बिलीव कि अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो बड़े इंस्टीट्यूशंस उसको खरीदते हैं, और जब बड़े इंस्टीट्यूशन स्टॉक को खरीदते हैं तभी प्राइस बढ़ता है. मेरे खरीदने से कोई स्टॉक की प्राइस सब्सटेंशियली बढ़ने नहीं वाली. सेम वे अगर कोई स्टॉक के फंडामेंटल्स ब्रेक हो रहे हैं तो इंस्टीट्यूशंस उसको सेल करेंगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी फॉलो द प्राइस, ताकि हम जो बिग मनी फ्लो हो रहा है उसको हम अंडरस्टैंड करके अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली ले पाएँ. ओके. और डू यू बिलीव इन दिस थ्योरी कि अल्टीमेटली
फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है इट इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय समवन, ताकि क्योंकि मैक्सिमम लोग ब्रेकआउट में घुसते हैं ना, तो फॉल्स ब्रेकआउट जानबूझ के कराया जाता है ताकि मोर लोग इंटर करें और बड़े लोग ऑपरेटर वर्ड यूज़ कर ले, बड़े एग्जिट कर पाए उस समय। आई थिंक आप जो बोल रहे हैं वो ज़रूर सच हो सकता है, बट हमारे मतलब स्क्रीनिंग के बाद ऐसे बहुत कम ही स्टॉक्स हुए हैं जिसमें हमें स्टॉप लॉस करना पड़ा है। समझ गया मैं। सो आई थिंक, और मैं जो बोलूँगा हमारी 80% वेटेज फंडामेंटल पे है और 20% टेक्निकल पे है। समझ गया। आपका स्क्रीनिंग जर्नी इतना प्रोसेस इतना अच्छा वेल रिफाइंड है कि उस तरह के स्टॉक्स तक शायद आप पहुँचे ही ना। समझ गया राइट, वो हमारा एम है। एम है, बराबर है। वी ऑल आर एमिंग फॉर एक्सेलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक अब क्योंकि प्रोसेस एक बार पूरी एक्सप्लेन कर दी है, जी आई थिंक इट्स गुड टू गिव अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जी जी जी, कि हमने कैसे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा। बराबर है। तो लास्ट ईयर के कंपटीशन के 2 से 3 ट्रेड अब मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है प्लीज। जी। सो हमने ऐसे 2-3 स्टॉक सिलेक्ट करे हैं जिसको सब लोग जानते हैं। पहला स्टॉक का नाम है जोमेटो। आई थिंक काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनने भी इस स्टॉक में ट्रेड करा होगा। आज के रेट के मार्केट में इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टॉक्स ऑन ऑफर। हमने ये स्टॉक को अप्रैल के आसपास एंटर करना चालू करा था जब हमने एक बहुत छोटी सी ट्रैकिंग पोजीशन ली थी। उसके बाद हमने हमारा फर्स्ट मेजर बाय किया, उसके फिर अराउंड 5% ऊपर हमारा नेक्स्ट मेजर बाय किया और फिर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में हमने एक नेक्स्ट बाय लिया। ये वाला बात, लास्ट बात समझाइए। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में नेक्स्ट बाय क्या मतलब क्या? हमने थोड़ा सा एडिशनल कैपिटल एलोकेट करा था अच्छा, हमारे पोर्टफोलियो में एट दैट टाइम। ओके। तो एडिशनल कैपिटल एलोकेट करने से वी तो उतना परसेंटेज आपने इसमें मेंटेन करने के लिए और बाय किया। और बाय बराबर बराबर। ताकि वो 7% तक मेंटेन हो जाए जोमेटो में। आप देख सकते हैं हमारा एक्शन थोड़ा अर्निंग्स के बाद है, बिकॉज सिंस हमारी फंडामेंटल बेस्ड अप्रोच है एंड ओनली इन्फॉर्मेशन कंपनी की अर्निंग्स के थ्रू जनरली आती है एंड कंपनी जो प्रेजेंटेशन देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, तो हम उसके हिसाब से ही बाइंग ज़्यादा करते हैं, बाइंग या सेलिंग डिसीजन करते हैं। एंड यहाँ पे हमने सेल करा बिकॉज वी फेल्ट कि पार्टली प्रॉफिट बुक करा, अभी भी इसमें हम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं बिकॉज वी फेल्ट की थोड़ी सी वैल्यूएशन इज स्लाइटली एक्सटेंडेड, बट ऑफ कोर्स मार्केट नोज बेटर, उसके बाद भी ऊपर जा रहा है, बट वी वर हैप्पी टू फॉलो आवर प्रोसीजर। तो आपने जो पार्शियल एग्जिट किया, कितना परसेंटेज एग्जिट किया? सो हमने अराउंड 33% एग्जिट किया। तो ये कोई साइंस है या इट इज़ अगेन मोर डिस्क्रिशनरी? आई थिंक दैट इंटरनली हमारे पोर्टफोलियो में एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए आप वापस इसको 7% में लेके आना चाह रहे हैं। हमने थोड़ा इसको शेव करा टू गेट इट बैक टू 7%। ओके, प्लस हो सकता है उस समय आपको कोई और स्टॉक लेने का पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये भी एक रीज़न होता है। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमेशा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहे हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 30p का स्टॉक 30% पे ग्रो कर रहा है, अब लेट्स से वो 60p का हो जाए, बट अब मेरे को नया स्टॉक मिले जो 30p पे 30% ग्रो कर रहा है, इट मेक सेंस कि मैं थोड़ा हायर वैल्यूड स्टॉक से थोड़ा मनी ऑफ द टेबल करूं और अगले अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करूं। बराबर है, बराबर। नाउ आई वुड लाइक टू रन थ्रू, ये एक मार्केट स्मिथ जो सॉफ्टवेयर है उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आई वुड लाइक टू रन थ्रू कि क्यों हमने स्टॉक को अपनी बेस्ट मेथोडोलॉजी के हिसाब से सिलेक्ट करा। ओके। सब जानते हैं जोमेटो क्या बिजनेस करता है, सब ये भी जानते हैं कि जोमेटो ने लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर ब्लिंकिट का एक्विजिशन करा था। उसके बाद से लॉसेस कंसिडरेबली इंक्रीज बिकॉज ब्लिंकिट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड जोमेटो हैड जस्ट ब्रोकन इवन ऑन एबिटा लेवल। IPO इसका अच्छे भाव में हुआ था 150 में, उसके बाद ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ तक के लेवल्स तक इसका ड्रॉप हुआ था। हमने ये स्टॉक एंटर करा बिकॉज अब मैं इसको अपने मेथोडोलॉजी में बताना चाहता हूँ। मार्केट पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत बड़ा है, इट्स अ मार्केट लीडर। आज की डेट में जोमेटो हैज़ मेजॉरिटी शेयर ऑफ डिलीवरी मार्केट। 10 मिनट डिलीवरी कन्वीनियंस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर। आज की डेट में घर पे बैठे बैठे आपको प्रिंट आउट भी जोमेटो प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक डेफिनेटली बिग मार्केट पोटेंशियल है। कंपनी ने अपने जो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करा था, अपने जो अर्निंग्स प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया था, अपडेट्स दिए थे, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि उनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ऑन अ पर ऑर्डर बेसिस इंक्रीज हो रही है एंड व्हाट स्टेप्स दे आर टेकिंग टू ऑप्टिमाइज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस
जिस तरीके से ब्लिंकिट अब प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकता है एंड जोमेटो कैन मूव टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे राइडर्स कट करना, सर्टेन रेस्टोरेंट्स को ज़्यादा चार्ज करना, 4 रुपये का डिलीवरी चार्ज लेना। 4 रुपये तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट कंपनी जो बिलियंस ऑफ ऑर्डर्स कर रही है, 4 रुपये एड्स ऑन टू द प्रॉफिट सब्सटेंशियली। फिर जैसे इंटर डिलीवरी स्पेशल फूड की चीज़ चालू करना, ब्लिंकिट पे और सर्विसेज देना। तो हमें लगा डेफिनेटली कंपनी और मैनेजमेंट का फोकस है रेवेन्यू इंक्रीज़ करने पे और कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज़ करने में, जिससे अर्निंग्स इंक्रीज़ होती। तो ये हमारे बेस्ट के ई में भी फिट हुआ। अब मैनेजमेंट आज की डेट में वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टमेंट फंड्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा है, जैसे एंड फाइनेंशियल ने करा है, इन्फो एज इंडिया की टॉप आईटी इन्वेस्टमेंट या आईटी ग्रुप समझ सकते हैं, वन ऑफ द टॉप आईटी स्टार्टअप इन्वेस्टर है, स्टार्टअप इन्वेस्टर, उसने इन्वेस्ट करा है एंड एक इंस्टीट्यूशनली रन कंपनी है। सो यू नो कि इसमें द मैनेजमेंट दैट इज इन्वॉल्व इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी। तो इट्स अ ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी है। जब ये हमारे सही टेक्निकल क्राइटेरिया में आया, उसके बेसिस पे हमने स्टॉक में एंट्री करी। तो आपने क्वालिटेटिव एज वेल एज अर्निंग को देख के क्वांटिटेटिव जजमेंट बना लिया, राइट। बट एक मैंने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया कि स्टॉक प्राइस जो है ना गिरे पड़े क्यों रहते हैं पता है? वन ऑफ द रीज़न इज़ कि कुछ गलत एक्विजिशन हो जाए, मार्केट को लगता है कि अरे ये क्या कर रहा है। जैसे 10 मिनट डिलीवरी वाला जब उन्होंने एक्वायर किया था, राइट, तो मार्केट वॉज वेरी नेगेटिव फॉर देम कि ये अपना काम नहीं कर रहा है, ये सब काम करने उतर गया, राइट। और स्टॉक प्राइस को बैंड बच गया था। और आईपीओ के बाद में वो जो टाइम फ्रेम होता है ना 6 महीना 12 महीने का, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा थी उस समय भी स्टॉक प्राइस पे प्रेशर रहता है, क्योंकि सप्लाई चलती रहती। तो समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो उस समय इस तरफ स्टॉक को ढूंढता है जहाँ पे नेगेटिविटी भरी हुई है। जो बसंत भाई आए थे इंदौर से, उनका भी यही थ्योरी था कि जो बहुत ही नेगेटिव स्टॉक हो ना उन पे ध्यान दो, बिकॉज बढ़ेंगे तो वही। सो एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि आपने बात मेंशन करी, हमारे जो काफ़ी ट्रेड्स हैं वो न्यू आईपीओ स्टॉक्स में है। बिकॉज वी बिलीव कि आईपीओ होने के बाद इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं, इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस वांट टू बुक देयर प्रॉफिट। एट द सेम टाइम वो कंपनी की वैल्यूएशन की डिस्कवरी नहीं हुई है मार्केट से, तो देयर इज़ अ बिगर पोटेंशियल कि आप वो कंपनी की वैल्यूएशन रीप्राइजिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लवली लवली, तो ये बहुत अच्छा इंसाइट मिल गया, थैंक्स टू माय क्वेश्चन कि मैं आपसे इंसाइट निकलवा पाया। ये नेक्स्ट चले। सो आई थिंक अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक ड्रीम फोक्स करके कंपनी है। आई थिंक जो भी आज तक एयर ट्रैवल करें, एयरपोर्ट में लॉन्च में गए हैं, उन्हें ड्रीम फोक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। ड्रीम फोक्स बेसिकली आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी और आपके एयरपोर्ट लॉन्च के बीच में ब्रिज है। तो ये एवरी टाइम आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं एयरपोर्ट लॉन्च में जाने के लिए, आपको सर्टेन बेनिफिट्स या प्रिविलेज जो रहता है वो आपको ड्रीम फोक्स के कारण मिलता है। ये प्रायोरिटी पास ये ओन करते हैं क्या? नहीं, तो इनका इंडिविजुअल है प्रायोरिटी पास, बट इंडिया में जो प्रायोरिटी पास भी है वो ड्रीम फोक्स के थ्रू ही अपना बिजनेस रन करते हैं। बेसिकली 98% मार्केट शेयर इन लॉन्च एक्सेस इज विद ड्रीम फोक्स। वाह! तो ये एक मोनोपोली बिजनेस है एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एक आईटी बिजनेस है, तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट एक बार कंपनी की हो गई है, जितने लोग यूज़ करें उस तरीके से ये कंपनी का बिजनेस इंक्रीज होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं हमने एक स्टैगर्ड एंट्री में, बिकॉज क्वांटिटीज़ के कारण मल्टीपल डेज में यहाँ पे एक एंट्री करी थी। कंपनी की अर्निंग्स आई, उसके बाद स्टॉक प्राइस स्टार्टेड पिकिंग अप, बिकॉज हमें लगा कि कंपनी की अर्निंग अच्छी थी, ओवर ईयर वी केप्ट होल्डिंग ऑन। बट यहाँ पे हमें थोड़ा लगा कि कंपनी की अब वैल्यूएशन इज प्राइस्ड इन compared to the different aspects that are there, as well as अडानी ने तब बोला था वो अपने एयरपोर्ट्स पे अब खुद के लॉन्चेस खुद ऑपरेट करना चाहते हैं। तो इससे कंपनी का मार्केट शेयर विद इन इंडियन मार्केट्स रिड्यूस होता। उसके कारण हमने अर्निंग्स के जस्ट पहले ये पूरे स्टॉक को एग्जिट करा। नाउ आइडियली एक दिन में एग्जिट करना चाहिए, बट अगेन बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स इट टुक अस अ फ्यू डेज टू गेट आउट। ओके, अब बट आपने एग्जिट कर लिया, सॉरी बीच में बॉदर कर दिया, राइट। आपने एग्जिट कर दिया, उसके बाद ये 100 रुपये और बढ़ गया, उस समय क्या चलता माइंड में? सो जैसे मैंने आपको बोला, स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। मेरे को ये नहीं पता कि मैंने जो स्टॉक लिया यहाँ से और बढ़ेगा या घटेगा, बट क्वेश्चन इज़ कि क्या गिवन टुडेज फैक्ट्स कि आज ये वैल्यूएशन है, आज कंपनी ने ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का बोला है, आज की ये टेक्निकल है स्टॉक के,
क्या यहाँ से बढ़ने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं या इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं? अगर हमें लगता है कि बढ़ने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी गिरने के चांसेस से कहीं ज़्यादा है तो वी शुड कंटिन्यू, बट नहीं लगता तो बेटर है कि हम अपना प्रॉफिट रिटेन करके आगे बढ़ें। श्योर। अब अगर ये कंपनी को भी हमारे बेस्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखें, कंपनी अपने क्लियरली ये बोलती है कि आज की डेट में इंडिया के 5% से कम लोग के पास क्रेडिट कार्ड है, और जिन लोग के पास क्रेडिट कार्ड है और लॉन्च यूज़ करने के लिए एलिजिबल है उसमें से 3% लोग ही लॉन्च का एक्चुअली एक्सेस कर रहे हैं। ओके। तो इसका मतलब है कि अगर 3 से 10% लोग भी यूज़ करने लग जाए तो कंपनी का बिजनेस एक्सप्लोड हो जाएगा। आप देखेंगे इंडिया में कंटिन्यूसली न्यू एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, एयर ट्रैवल इज़ इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग इज गोइंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एंड पीपल who want to avail services such as paying to sit in a launch is also increasing. And that is where we felt कि since ये company की monopoly थी, it's a niche market segment which is a fast growing niche market segment, और उसमें 98% market share के साथ ये dominant business है। अब earning prospectus से देखें, कंपनी कॉन्स्टेंटली लॉन्चेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। प्लाजा प्रीमियम जो लॉन्च प्रोवाइडर है न्यू लॉन्चेस खोलते जा रहा है, हर एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट लॉन्चेस का एक्सपेंशन हो रहा है जिससे नंबर ऑफ़ यूजर्स इंक्रीज होंगे। ड्रीम फोक्स ने आज इंडिया से एक्सपैंड करके मलेशिया में भी अपना बिजनेस खोला है, दुबई एयरपोर्ट में भी चालू कर रहे हैं, सिंगापुर एयरपोर्ट में भी चालू कर रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे रेवेन्यू रुपीज़ में रहता है, वहाँ पे रेवेन्यू डॉलर्स में रहता है, जिसके कारण एक रेवेन्यू का जंप अप पॉसिबल है। बट ये तो लॉन्च ऑन नहीं करते हैं, तो इट्स जस्ट अ टेक लेयर, राइट? इट्स जस्ट अ टेक लेयर। तो उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें तो एंट्री बैरियर तो कुछ होना नहीं चाहिए। बट एंट्री बैरियर ये है कि इनने हर कार्ड कंपनी के साथ आज टाई अप कर रखा है और हर लॉन्च प्रोवाइडर के साथ टाई अप कर रखा है। एक नई कंपनी को आके हर कंपनी का टाई अप करना और इतना बड़ा टेक हैवी इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। अब ये कंपनी जैसे गोल्फ एक्सेस में भी जा रही है, फिर इसके बाद इनने और भी वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज स्पा एंड मसाज इनसाइड लॉन्चेस भी चालू करा है, जो इनके जिसमें भी इनको एक रेवेन्यू कट मिलता है। तो देयर वर मेनी इनिशिएटिव्स कंपनी वाज डूइंग। मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है बिकॉज मैनेजमेंट का काफ़ी डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है जो 3 लोगों ने चालू करा इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री। अच्छे डिस्क्लोजर्स हैं, प्रेजेंटेशन दी हुई है, क्लियर कॉन्कॉल्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, न्यू IPO लिस्टिंग है, तो वैल्यूएशन डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। आप अगर देखेंगे जब से हमने एंटर करा तब से रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। वेरिएबल कॉस्ट के कारण अर्निंग ग्रोथ ऑल्सो केम आउट इवन मोर एक्सपोनेंशियली देन द रेवेन्यू ग्रोथ इटसेल्फ। सो आई थिंक सब क्राइटेरियाज में फिट हुआ। जब हमें सही टेक्निकल पोजीशन लगी, हमें रेंज ब्रेकआउट के थोड़े चांसेस लगे, तब हमने स्टॉक को एंटर करा था। सही है। जब हमें लगा कि स्टॉक की वैल्यूएशन भर गई थी और अब कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, हमने स्टॉक से बुकआउट अकॉर्डिंगली कर लिया था। सही है। सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट 2 एग्जाम्पल्स जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता था। देर आर मल्टीपल कंपनीज जिनमें हमने ट्रेड करा है, थोड़ी और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, बट आई वुड लीव इट टू यूजर्स टू सी फॉर देमसेल्फ की, बिकॉज वी हैव एक्सप्लेन द प्रोसेस कि हमने क्या देखा होगा, कैसे देखा होगा, एंड दे कैन सी इफ दे सॉ द सेम थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। सो सम ऑफ द अदर कंपनीज, वन इज सिरमा SGS इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जो है, सेकेंड इज ईथॉस जो इंडिया में एक फास्ट ग्रोइंग लग्जरी वॉच रिटेलर है, केटरिंग टू द एस्पिरेशनल डिमांड्स ऑफ द इंडियन कंज्यूमर। एक रेडगेन करके है जो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, अगेन इट्स अ मोनोपोली बिजनेस। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा होटल प्राइसेस, फ्लाइट प्राइसेस जो आप देखते हैं रेडगेन के कारण है। तो अगर आपने कोई वेबसाइट को 5 बार फ्लाइट प्राइसेस चेक करी और एकदम से 50% प्राइस बढ़ के आ गई, तो आप सोचिए वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आप रेडगेन को ही दे रहे हैं। ऐसा एक एग्जांपल था रेडगेन। एक एग्जांपल था अगेन एक लार्ज कैप स्टॉक का, LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसकी पूरे लोन्स की रीप्राइजिंग हुई है, एज वेल एज इट्स द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC, और उसके मर्जर के बाद इनने काफ़ी NPAs भी राइट डाउन करे, जिससे इनकी अर्निंग्स भी एक्सपोनेंशियली बढ़ी। आई थिंक दैट जब आप ये सब कंपनीज के यूज़र्स व्यूअर्स आप लोग चार्ट्स देखेंगे, आगे जो स्क्रीनशॉट्स मैंने डाले वो देखेंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमने इनको क्यों एंट्री या एग्जिट करा होगा। सही है।
नाउ हमारा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे थोड़े प्रिंसिपल्स हैं जो हम अपने सामने रोज लगा के रखते हैं, और ये प्रिंसिपल्स को हम ना तोड़ना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि हमारे आज जो हमारी कंपनी में टीम मेंबर्स और हैं उनमें से कोई भी ये प्रिंसिपल्स को तोड़े। पहला है कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक सिलेक्शन। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम बिलीव करते हैं आप सही स्टॉक चूज़ करोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे। स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल सही नहीं हैं उनको अगर एंटर करोगे, आप कैसे भी एंटर करें, बट फिर आपका प्रॉफिट सिर्फ लक की बात होती है एंड नॉट बेस्ड ऑन अ साउंड रीजनिंग। सेकेंड, जैसे हमने बोला था, इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू इंक्रीज रिटर्न्स ऑन कैपिटल। सही स्टॉक खरीदना इनफ नहीं है, उसको एक सही टेक्निकल पोजीशन जैसे ब्रेकआउट पोजीशन या फिर एक्यूमुलेशन या फिर जैसे कप एंड हैंडल ब्रेकआउट होता है अमॉन्ग अदर टेक्निकल पैरामीटर्स, उस पर आप खरीदें तो आपके बेटर रिटर्न्स इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आपको इंक्रीज़ करते हैं, अपने चांसेस को इंक्रीज़ करते हैं। थर्ड, कोई भी ट्रेड में मैं ये ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने 1% से ज़्यादा कैपिटल का ड्रॉ डाउन नहीं करना चाहिए। ओके उस तरीके से आप कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसको ग्रो कर पाएंगे। कोई भी ट्रेड या कोई भी स्टॉक में? कोई भी सिंगल ट्रेड में। सिंगल ट्रेड में तो एक स्टॉक के अंदर में 2-3 बार ट्रेड किया है मैंने अलग अलग प्राइस पे, तो उसको एक ट्रेड बोलेंगे कि उसको मल्टीपल ट्रेड्स बोलेंगे? सो जस्ट आपके एग्जांपल में जैसे हमने आप देख सकते हैं जोमेटो में 2 बार एंट्री करी, फिर एक रीबैलेंसिंग में भी एंट्री करी थी, तो बेसिकली मैं उसको एक ही ट्रेड कहूँगा। ओके, बिकॉज वो एक कंटिन्यूइंग पोजीशन एक स्टॉक में थी, पोजीशन कम या ज़्यादा होने से इट्स स्टिल अ सिंगल ट्रेड फॉर अस। गॉट इट। आई थिंक ये पहले 3 पॉइंट अगर कोई फॉलो करे देन दिस इज़ 100% ऑफ जॉब ऑफ एन इन्वेस्टर। चौथी चीज़ है कि आई थिंक एवरी ट्रेड जो आप लें मेक श्योर करें कि आपके फ़िलॉसफी में फॉल करें, और अगर वो आपके फ़िलॉसफी में फॉल नहीं करें तो आई थिंक इट्स बेटर कि वो ट्रेड को अवॉइड करें। उससे हम 5th पॉइंट पे आते हैं कि डिस्क्रिशनरी बाइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं करनी चाहिए अगर वो आपकी इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी में फिट नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ साइन कि आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, बट आप अपने ग्रीड को फॉलो कर रहे हैं, विच मे और मे नॉट बी द राइट इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट टू हैव। 6th, आई थिंक डिस्क्रिशनरी बाइंग करना गलत है, बट अगर आप कोई स्टॉक के प्रॉफिट के सेटिस्फाइड है, आपके प्रिंसिपल्स में आपको लगता है इट्स ओके टू सेल, आई थिंक डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट बुकिंग में कुछ गलत नहीं है। हमने भी काफ़ी स्टॉक्स बेचे हैं, उसके बाद वो स्टॉक्स 20% नहीं, 50% नहीं, 3 गुना 4 गुना भी हो गए हैं, बट हम वो रिग्रेट नहीं करते बिकॉज वी बिलीव कि हमारे जो प्रिंसिपल्स थे हमने उनको फॉलो करा एंड वी स्टक टू देम। सो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करना, अपने प्रॉफिट को रिटेन करना कोई भी इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सही है। मैं जस्ट एक इसमें ऐड करना चाहूँगा कुछ कि जो लोग बोलते हैं ना कि बुक मत करो ट्रेड, मैं एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप कुछ भी बुक कर रहे हैं तो जो आप कैश जनरेट कर रहे हैं बुक करके वो किसी न किसी दूसरे स्टॉक में डाल ही रहे हैं, तो टेक्निकली आपने मार्केट से कभी बुक ही नहीं किया है, रोटेट ही हो रहा है ना, राइट। तो जो बेटर रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है उसमें शिफ्ट हो रहा है, एग्जैक्टली, तो बुक तो करना ही चाहिए। एग्जैक्टली, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट अ वैल्यू इन्वेस्टर, अगर आप मोमेंटम राइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बुक करते रहना पड़ेगा। आई थिंक एक चीज़ थोड़ी सी और रहती है इसकी, लोग चालू होते हैं ट्रेडर जैसे, हाँ, बट थोड़े टाइम में जो उनका ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सो आई थिंक ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप एक ट्रेडर हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं, एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। मे बी एन इन्वेस्टर नेवर एग्जिट्स अ स्टॉक, बट एज अ ट्रेडर इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कीप गोइंग टू न्यू बेटर अपॉर्चुनिटीज़। राइट। एक पॉइंट हमने लिखा है कि 2 to 3 क्वार्टर आउटलुक जनरली आपको रखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आज के मार्केट में वॉलेटिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। शॉर्टर टाइम पीरियड में एंट्री एग्जिट करना मे नॉट बी राइट गिवन द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री दैट्स प्रेजेंट इन द मार्केट। सो आई थिंक थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ईजियर रहता है मैनेज करना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 8th पॉइंट है, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने हमसे पूछा कि हम 20 से 30 स्टॉक क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें वो हमारे स्टाइल और स्ट्रैटेजी को सूट होता है। हमारे लिए 30 से ज़्यादा स्टॉक्स शायद मैनेज करना या उनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है,
बट अगर किसी को लगता है कि वो 100 स्टॉक मैनेज कर सकते हैं तो उनको 100 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए. बट अगर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, उनको लगता है वो 10 स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं, दे आर ओके टेकिंग अ लार्जर रिस्क इन अ सिंगल स्टॉक, तो डेफिनेटली उनको 10 स्टॉक्स करना चाहिए. सो आई थिंक पर्सन शुड लुक इंटरनली एंड बी एबल टू आइडेंटिफाई वो कैसा ट्रेडिंग स्टाइल या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं. 9 थिंग पहले भी रिटरेट करी कि प्लीज़ 200 DMA के नीचे आप ट्रेड नहीं करें. इट्स बेटर टू अवॉइड इट. हमने जोमेटो में एक छोटी सी ट्रैकिंग पोजीशन ली थी, वो गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट आई वुड सिंसियरली थिंक दैट दिस शुड नॉट बी डन. लास्ट, जैसा मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है कि आज गिवन द सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू हैव, व्हाट इज़ द राइट डिसीजन यू शुड टेक. इसमें कुछ सही नहीं होता, इसमें कुछ गलत नहीं होता. और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बस आज जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पब्लिक डोमेन में, उसको आप सही तरीके से इंटरप्रेट करें. कि अगर मैनेजमेंट ने बोला है कि हम इतना ग्रोथ करेंगे और इंडस्ट्री में उस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, तो आप उस डेटा को इंटरप्रेट करिए. बट आप प्रिडिक्ट मत करिए कि 30 नहीं 40% ग्रोथ हो जाएगा, बिकॉज उसका कोई बेसिस नहीं रहता. सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि करंट इन्फॉर्मेशन को बेस्ट तरीके में आप कोलेट करें, मेंटली उसके बारे में सोचें और फिर आप इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से लें. सो इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रिडिक्ट मत करिए कि ऐसा हो जाएगा, बट आज के ये जो फैक्ट्स हैं, आज के जो फिगर्स हैं, आज की जो इन्फॉर्मेशन है टेक्निकल्स पे, मेरे कारण अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ व्हाट कुड हैपन, इज़ आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक बात आ रही है कि सी यू हैड कैपिटल, राइट. आपका फैमिली बैकग्राउंड था, Right. तो आपके पास में कैपिटल था, तो आप उस तरह का स्टाइल डेवलप कर पाए. जैसे मैंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग चालू किया 2013-14 के बाद, राइट. जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब मैं समय उतना नहीं दे सकता हूँ, मेरा कैपिटल भी बढ़ गया है, मुझे पीस चाहिए, तो ये मेरे लिए एक पीसफुल जोन में जाने का रीज़न था. 2013 तक मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और सारा सब कुछ करता था. जो आम आदमी है, जो नॉर्मल आदमी है, उसके बाद 2-3 लाख 4 लाख रुपए आज वो इसमें करेगा तो बड़ा पैसा बनाने में उसको बहुत समय लग जाएगा. तो वो डेरिवेटिव्स करता है, तो उसके पास कैपिटल कम है. राइट. तो इस पर कुछ अपना इनपुट डालना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, और पैसा सबको बड़ा बनाना है. सो मैं एक बहुत ऑनेस्टली एक चीज़ कहना चाहता हूँ. हमने एक थोड़े मिनिमम कैपिटल से ही चालू करा था एंड वहाँ से हमने बिल्ड ऑन करा. आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर कंपाउंडिंग में आप कभी देखें तो बेसिकली जो आपके कैपिटल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप किस तरीके के रिटर्न जनरेट करें. अगर आज किसी के पास 100 रुपये हो बट वो 25% रिटर्न जनरेट करें, आज किसी के पास 10 रुपये हो पर वो 60 या 70% रिटर्न जनरेट कर पाए, 10 साल बाद जिसके पास 10 रुपये हैं, ही विल बी अ वेल्दियर मैन देन द पर्सन विथ 100 रुपीज़ टुडे. सो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट पीपल शुड फोकस मोर ऑन द प्रोसेस एंड गेटिंग द प्रोसेस परफेक्ट. बट 60-70% के लिए फिर लिवरेज लेना पड़ेगा. बिना लिवरेज के कैसे? आई थिंक लेवरेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक देर आर इनफ. आज की डेट में इंडिया में देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज. अगर आपका कैपिटल अभी कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉलर है, देन आप इवन माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं. मैनी माइक्रो कैप्स दैट आर ग्रोइंग मल्टी बैगर टुडे बिकॉज ऑफ द वे दैट द बिजनेस इज ग्रोइंग. तो मेरे को लगता है कि विथ स्मॉलर कैपिटल यू ऑल्सो हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज टू इन्वेस्ट इन. बट फिर स्टाइल चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, बिकॉज माइक्रो कैप में जाओगे, 500 के बियॉन्ड जाओगे, तो वहाँ पे फंडामेंटली स्टॉक को इवेल्युएट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा. नहीं, आई थिंक आज के डेट में काफ़ी माइक्रो कैप्स भी अच्छे डिस्क्लोजर्स देते हैं. ओके. हमारे ये पोर्टफोलियो तो नहीं, बट दूसरे पोर्टफोलियोज में वी हैव हैड गुड अमाउंट ऑफ सब्सटेंशियल स्टेक्स इन डिफरेंट माइक्रो कैप्स एज वेल. अच्छा. वेयर द मैनेजमेंट हैज़ बीन वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर एक्टिविटीज़. एक और चीज़ जो मेरे को लगती है इज़ दैट काफ़ी ऑडियंसेस भी फुल टाइम कोई और जॉब में इन्वॉल्व है, खुद के बिजनेस में इन्वॉल्व है. सो आई थिंक इंटरडे में अगर आपका फुल टाइम प्रोफेशन नहीं हो, इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू डू इट प्रॉपरली. एट द सेम टाइम फिर आपका जो काम है या आपका जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें भी फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सो यू वुड से कि दिस इज़ अ गुड स्टाइल फॉर अ पार्ट टाइमर इन मार्केट जो दूसरे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, जिनका एक इनकम सोर्स है, उसको यहाँ पर डिप्लॉय करके इससे और अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं. राइट. जिसको फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, राइट, आप डेरिवेटिव्स कर लो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, बिकॉज वहाँ पर ऑब्वियसली आपको
बहुत ज़्यादा लिवरेज मिल सकती है. राइट बरोबर. राइट. बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ बिग ऑडियंस इन इंडिया जो बोल रही हैं कि मुझे सेकेंड इनकम सोर्स चाहिए, मुझे ऑल्टरनेट चाहिए, मैं अपना एग्जिस्टिंग काम को नहीं छोड़ना चाहता हूँ. इनफैक्ट दैट्स अ लार्जर पॉपुलेशन. 98% लोग वही है. 2% है जो बोलता है कि मेरे को छोड़ना है और फुल टाइम ट्रेडिंग में उतरना है. इंटरेस्टिंग. एक और चीज़ मैं बस थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ. हाँ प्लीज़. आई थिंक ये लास्ट थॉट्स में भी है. इसकी आई फील कि आज की डेट में a lot of people are going into futures and options जैसे आपने बताया. बट आई फील अगर पर्सन को 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो अपनी एबिलिटीज़ पे, देन इट माइट बी बेटर टू स्टिक टू कैश ट्रेडिंग. बिकॉज कैश ट्रेडिंग में मैक्स टू मैक्स आप थोड़ा बहुत अपना कैपिटल लूज़ कर सकते हैं. बट फ्यूचर ऑप्शन में यू कैन लूज़ बियॉन्ड व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड. सो लास्ट थॉट्स में आई जस्ट वांट टू गिव अ कपल ऑफ थिंग्स दैट मैं और मेरा भाई या हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट समझती है. स्टॉक्स में आई थिंक 3 रिस्क रहते हैं. एक इलिक्विडिटी रिस्क रहता है, एक लेवरेज रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. अगर आपके पोर्टफोलियो में से 3 में से एक चीज़ है, जैसे आपके पास 3 में से एक प्रॉब्लम है तो यू आर ओके. बट अगर 3 में से 2 है तो आपके लिए थोड़ा मतलब आई थिंक यू शुड कंसिडर चेंजिंग योर पोर्टफोलियो. अगर इलिक्विडिटी हो और लेवरेज हो तो आप डाउन मार्केट में बेच नहीं पाएंगे. अगर इलिक्विडिटी और कॉन्सेंट्रेशन हो तो डाउन जाएगा तो आप अगेन एग्जिट नहीं कर पाएंगे. अगर लेवरेज और कॉन्सेंट्रेशन हो तो मतलब इवन दो आप एग्जिट कर पाएंगे बिकॉज इलिक्विडिटी नहीं है, बट आपको सब्सटेंशियल लॉस हो सकता है बिफोर यू आर एबल टू एग्जिट. यूएस में एक फेमस ट्रेडर थे बिल हुआंग करके. उन्होंने तीनों चीज़ एक साथ हुई थी, इलिक्विडिटी, लेवरेज एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन. एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ ऑफ लास्ट ईयर. हमारी लास्ट की दिस इज़ द ओनली एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव. हमारे कंपनी का एक ही एम है इंटरनल कि हम 1% रोज़ ग्रो करना चाहते हैं. बस 1%, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट 1% इन टर्म्स ऑफ आवर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ आवर इन्वेस्टर साइकोलॉजी. सो आई थिंक उसके लिए कंटिन्यूसली लर्न करना बहुत ज़रूरी रहता है. आज की डेट में विवेक जी जैसे लोग हैं जो पूरे मार्केट की इन्फॉर्मेशन लोगों को स्ट्रक्चर्ड तरीके में प्रोवाइड कर रहे हैं. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू लिसन टू मार्केट विजर्ड्स जो लोग काफ़ी साल से इसमें इन्वॉल्व हैं और उनसे सीखना. आई थिंक देयर इज़ नॉट इनफ लर्निंग, यू कैन कंटिन्यूसली लर्न. सेकेंड, आई थिंक लोअर के साथ पीपल को इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट एंड कंटिन्यूसली लर्न फ्रॉम द मार्केट. थर्ड थिंग इज़ आई थिंक सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट मैटर्स. बिकॉज आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म आप पैसा ज़रूर कमाएंगे, बट बेस्ड ऑन सर्टन टिप्स अगर गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो इट्स देन अ गेम ऑफ लक. लास्ट थिंग आई वांट टू से इज़ कि हम बहुत सारे ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स खुद के मेंटेन करते हैं. हर ट्रेड का हमारे पास एनालिसिस है, पोर्टफोलियो लेवल पे पूरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं. हम बार बार पुराने ट्रेड्स देखते हैं, उनके चार्ट्स को अपने ऑफिस में लगाते हैं, देखते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन एंड करेक्ट. हम डेली बेसिस पे हमारे कैपिटल को देखते हैं, क्या है, क्या ग्रोथ हो रही है. सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि एक्शन मार्केट में करना ज़रूरी रहता है, बट अपने एक्शन का रिएक्शन और रिजल्ट देखना और उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना भी ज़रूरी होता है. जब इम्प्रूव करेंगे तो आई थिंक कैपिटल अपने आप ग्रोथ होगी. अमेजिंग. एक मैं अपनी तरफ से बात बोल दूं. हाँ जी. ये जितने भी प्रोसेस ओरिएंटेड बातें इन्होंने की है ना, कि क्या डेटा देखना चाहिए, कैसे स्क्रीन करना चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने स्टॉकेज में इतने सिस्टमैटिकली डाल रखा है ना. आई मीन मुझे बहुत प्राउड फील होता है. इतना मेहनत हम लोगों ने किया है. डोंट वांट टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट स्टॉकेज बिकॉज मेरे वीडियोस में मैं स्टॉकेज के बारे में बहुत बात करता हूँ. बट सीरियसली सेइंग, अगर आप ये प्रोसेस अपना फॉलो करें और स्टॉकेज को इसका प्रोसेस का पार्ट बनाएं तो आपकी जीत होनी ही है. देयर इज़ नो डाउट बिकॉज आई सी लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट आई डू फॉर माई लाइवलीहुड. सो थैंक यू फॉर रीएम्फसाइजिंग, गिविंग मी कॉन्फिडेंस इन माई प्रोसेस. बिकॉज अगर मुझे लगता है आप लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी सही कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर. नहीं विवेक जी, आप सही चीज़ पहले से कर रहे थे, हम तो अभी सही चीज़ करना सीख रहे हैं.
All right, so Tanmay, it was such a pleasure talking to you, and I forgot to thank you for coming to Calcutta because it's easier for me to record अगर कोई कलकत्ता आ जाता है तो पूरा सेटअप यहाँ पर है. And I hope you will have good stay here. You have friends यहाँ पर हैं? Right, so actually कोलंबिया के थोड़े alumni हैं who are present here. But it's also my first visit to Calcutta. So I'm also excited to see more of the city. And आपने मेरे को इतना warmly बुलाया and took time to talk to me and allowed me the chance to give this presentation. And I'm very thankful to you for that. Thank you. Thank you so much for being here. Thank you so much, Vivek ji. ऑलराइट दोस्तों, तो ये था एक छोटा था वैसे 1.5 घंटे तो हो गए शायद, पता नहीं है, मैं समय देखता ही नहीं हूँ कितना टाइम होता है, मुझे लगता है आने दो जितना आता है. और अगर आप लास्ट तक रुके हैं ना, शाबाशी दीजिए अपने आप को, आप सीरियस में मार्केट से सीरियस पैसा बनाने आए. बाकी जो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं ना, उनको जाने दीजिए इधर उधर. हम लोग यही काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे. सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस. अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अल्टीमेटली फ़ायदा होगा आपको भी और आपके फैमिली को भी. थैंक यू. मिलते हैं नई वीडियो में जल्द ही. तब तक ध्यान रखिए अपना. जय हिंद. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.